साथियों नमस्कार। महादेव वर्मा के गोरा नामक रेखा चित्र के साथ इस वीडियो में आपका स्वागत और आप सभी को 14 सितंबर यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हम पीयूष प्रभा जो हमारी 12वीं कक्षा की अनिवार्य हिंदी की द्वितीय पाठ्यपुस्तिका है उसके गोरा नामक रेखा चित्र का अध्ययन करेंगे। और आप हमारे YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर पहली बार ही जुड़ रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साझा करें। गोरा नामक रेखा चित्र का पाठ परिचय देख लीजिएगा कि गोरा रेखा चित्र में या गोरा जो है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहित्य की किस विधा की कृति है। रेखा चित्र है और इसमें गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गोरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। और अंतिम वाक्य आह मेरा गोपालक देश जो है वो संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। इस तरह से हम देखते हैं कि गोरा का महादेवी के परिवार में या महादेवी के जो पशु प्रेम का एक हिस्सा रहा है उसमें आना, फिर गोरा का बयाना या फिर उसके बाद में किस प्रकार से दूध दोहने वाले की समस्या आती है, सॉल्यूशन होता है। ये सारा जो घटनाक्रम है बड़ी बारीकी के साथ और मार्मिक संवेदनाओं, मानवीय संवेदनाओं को झंकृत करने वाला ये रेखा चित्र निश्चित रूप से न केवल इस पाठ्यक्रम के लिहाज से बल्कि एक संवेदना नाम की चीज़, एक सेंसिटिविटी किस प्रकार से होती है, गोरा में फलीभूत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मूल पाठ को। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्सों से कुछ विशिष्ट हो गई थी। सबसे ज़्यादा या उनको वजूद ही अलग दिया गया था, महत्ता उसकी अलग थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है। तो छोटी बहन जो है उसका जिक्र हुआ है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यानी कि उनकी छोटी बहन जो है श्यामा, उन्होंने गाय या इस गोरा को लेने के लिए प्रेरणा का काम किया, मोटिवेट किया महादेवी वर्मा को। अब आप आगे देखिए, यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। उपयोगितावाद संबंधी भाषण का मतलब है कि गाय की उपयोगिता है, उस गोरा की यूटिलिटी थी और इसलिए उनका विचार संक्रामक रोग की तरह मेरे ऊपर छा गया और मैंने उस गोरा अंगिनी या गोरा को अपने घर पर लाई। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने का जो मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर या गोरा का भौतिक या यूँ समझें कि सुंदरता का जिक्र है। भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश करी उस पर ओप दी गई हो। यानी कि सब दृष्टिकोण से हम देखें, गोरा अपने सौंदर्य को लेकर के अनुपम थी और उस सौंदर्य की छवि
दूसरी गोवत्साओं में देखने को नहीं मिलती थी और स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अबरक का चूर्ण मल दिया हो और जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। और गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में जो दुविधा थी वो निश्चय में बदल गई। आज से स्पष्ट हो गया कि उस गोरा में इतना तो आकर्षण विद्यमान था कि जो दुविधा बनी हुई थी कि गोरा को या गाय को रखें या नहीं रखें, उस दुविधा का समाधान गोरा के मात्र श्री दर्शन से हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पोषण हो गया। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसरी रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। कहने का मतलब जो भगत और जो स्वागत की रस्म होनी चाहिए एक गाय की, बखूबी की गई महादेव वर्मा और उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा। उसका नामकरण हुआ गोरा अंगिनी या गोरा। गोरा का नाम गोरा अंगिनी या गोरा रखा गया। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली हर लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों। गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। यानी कि हिरण जिस किसी को भी देखता है एक विस्मय की दृष्टि से देखता है, एक चकित, एक स्ट्रेंजर की दृष्टि देखता है, अजनबीपन की दृष्टि से देखता है। लेकिन गाय की आंखों में सामने वाले के प्रति विश्वास और दृढ़ता का भाव होता है। तो ये गाय की नज़र और हिरण की जो चंकाचौंध पैदा करने वाली दृष्टि में बहुत सूक्ष्म अंतर देखने को मिलता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। तो इस चीज़ को देखिए, ये जो पहले ही गोरा की जो अधोगति है या जो स्थिति बाद में होती है उसका जिक्र पहले कर दिया जाता है। यानी कि जो घटना अभी होनी है लेकिन उस चीज़ को पहले बता दिया जाता है। इसको हम पूर्व दीप्ति कहते हैं, अंग्रेजी में फ्लैशबैक कहते हैं कि जो चीज़ बाद में घटित होती है, जो बाद में घटित होने वाली चीज़ को पहले वर्णित किया जाता है, उसको हमारे हिंदी में पूर्व दीप्ति कहा जाता है। जैसे हम उसने कहा था कहानी पढ़ी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसमें भी पूर्व दीप्ति देखने को मिली और इसमें भी फ्लैशबैक पद्धति देखने को मिलती है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविताएं क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तु है। तीव्र गति में सौंदर्य है परंतु मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चंकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। एक गति में और एक मंथर गति में बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ ही दिनों में ये सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं पैर की आठ से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। तो यानी कि अपने महादेव वर्मा के प्रति उनका जो प्रेम होना चाहिए वो काफ़ी गहरा हो गया था। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी।
उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर मूंद लेती। यानी कि गाय में किस प्रकार से अपने स्वामी के प्रति जो विश्वास होता है और इसी विश्वास के कारण वो अपने सिर को अपने स्वामी की ओर कर देती थी सहलाने के लिए। ये विश्वास ही है जो गाय अपने आप को अपने स्वामी के प्रति दृढ़ता के साथ में तैयार रहती है। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती थी। गाय दुखी है, गाय सुखी है, गाय प्रसन्नचित्त है, सारी चीज़ें हम गाय की आंखों में देख सकते हैं। उनकी आंखें ही बता देती है कि गाय हमसे क्या चाहती है और हम उनको वास्तव में क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहिए। तो जो विश्वास, प्रेम, समर्पण होना चाहिए वो हम गाय की आंखों में देख करके उनके मन में, उनके विचार, उनकी प्रसन्नता, उनके अलग अलग आवेगों को भली भांति पहचान सकते हैं। और 1 वर्ष के उपरांत यानी कि महादेवी के घर में आने के बाद 1 साल के बाद गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था और उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। और बछड़े का नाम क्या रखा गया? लाल मणि, परंतु उसे सब लालू के नाम से पुकारते हैं, यानी कि छोटा नाम लालू, जैसे गोरा या गोरांगिनी या लाल मणि या लालू, इस तरह से। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, यानी कि सुबह और शाम 12 सेर के लगभग दूध देती थी। अतः लाल मणि के लिए कई शेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूध नाहों का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे जब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए एक निश्चित बर्तन रख देता, किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबको पात्रों में दूध दिया जाता और जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर कूदने लगते जब तक वे सब चले न जाते। गोरा प्रश्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वे रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। यानी कि जब दुग्ध दोहन होता था तब जहाँ न केवल घर वाले, लाल मणि या उस परिवार के अन्य सदस्य, कुत्ते बिल्ली वगैरह सारे के सारे वहाँ आते हैं और उनको भी दूध मिलता था। तो एक प्रकार से परिवार की तरह गोरा उस घर में रहने लगी और सबके प्रति परिवार का एक भाव या एक एहसास जो गोरा में दिखता था, निश्चित रूप से एक प्रेम बढ़ गया, बहुत गहरा सदस्य बन गई उस घर की। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दोहना जानते ही नहीं थे और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण ये कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गोरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया कि दुग्ध दोहन का जो काम होना था वो कौन करे। और जब जो दूध देने आता था उसने हामी भर दी कि मैं इस काम को करूँगा, तो महादेव वर्मा कहती हैं कि हमने हमारी समस्या थी उस समस्या का समाधान पा लिया। यानी कि जो पहले दूध देने आता था वही ग्वाला इस गाय के दूध को दोहने के लिए अपनी स्वीकृति देता है, हामी भरता है। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण,
एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, यानी कि इस वजह से ये दुबली पतली है। चारा पानी इन्होंने बंद कर दिया है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उनकी मृत्यु निश्चित है, यानी कि उनको मौत के घाट उतरना पड़ेगा। अब जब ऐसा हुआ, सुई खिलाने का वाकया होता है, तो हमारे लेखिका कहती है कि मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है, यानी कि आगे प्रवेश नहीं करेगी। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। और प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते, अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया, अतः संदेह के विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। यानी कि जैसे ही गाय को सुई खिलाने का वाकया होता है या फिर गाय बीमार होती है, उसके बाद में उस ग्वाले ने आना भी बंद कर दिया जो वहाँ गोरा को या उस गाय को दूहने आता था। तो एक प्रकार से जो संदेह था वो विश्वास के रूप में तो हो गया, लेकिन जब एविडेंस ही नहीं है, हमारे पास कोई तथ्य ही नहीं है, तो आरोप लगाना भी लेखिका कहती है कि निराधार है। और तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अत्यनित्य कई सेवों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सीरीज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातना में हो जाता था। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानों की 2 बूंदें झलकने लगती थी। और हाँ, वही बूंदें प्रश्न करती थी कि मैंने आप सब पर, यानी कि मैंने मनुष्य पर विश्वास किया। और कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ की, अपने निजी लालच की रोटियां सेकने के लिए मेरे साथ में, मेरी ज़िंदगी के साथ में जिसने सबको दूध पिलाया, लेकिन ऐसे लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए उस मूक प्राणों के या उस मूक जो बोल नहीं सकती है उसके आँखों की भाषा या आँखों के उठने वाले प्रश्नों की ओर नहीं देख करके मेरी ज़िंदगी को इस तरह तबाह करने पर तुल गए, यह उनकी आँखों से कई बार देखने को मिलता। तब आप आगे देखिए। अब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया से तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था, यानी कि वो बछड़ा था। उसे इस चीज़ का आभास नहीं कि लालमणि छोटा बछड़ा है, उसको पता नहीं कि माँ मृत्यु और जीवन के बीच में संघर्ष कर रही है। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। यानी कि महादेवी वर्मा कहना चाहती है कि इस शरीर के कई सारे मैंने जीव जंतु और पशु जानवर पाल रखे थे, लेकिन इस प्रकार से मर्मांतक मृत्यु जो हमने गोरा की देखी बहुत कम अवसरों पर देखा जाता है, जो हमारे हृदय को विदीर्ण करने वाली घटना होती है। और अगर हम भी सहृदय पाठक हैं
तो निश्चित रूप से गोरा की ये असामयिक मृत्यु है, हमें भी अंदर से कुरेदने के लिए मजबूर करती है, हमें भी तकलीफ़ देती है कि निश्चित रूप से जो गोरा की मृत्यु हुई है बड़ी तकलीफ़ देने वाली है। इतनी हष्ट-पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा दिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उनके अंत समय तक उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, सुबह 4 बजे मैं गोरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाँह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेंध कर बंद कर दिया और इससे स्पष्ट हो गया कि उस ब्रह्ममुहूर्त की वेला पर जो गोरा बड़े स्वागत के साथ, बड़ी हंसी और खुशी और प्रसन्नता के माहौल में महादेवी के परिवार का बहुत बड़ा सदस्य बन गया, जिसने सबको विश्वास के साथ में लिया, सबके दिलों पर राज स्थापित कर दिया। लेकिन एक छोटी सोच, एक छोटे स्वार्थ के कारण उस गोरा को सुई गुड़ के साथ मिला करके खिलाई जाती है और गोरा मौत को प्राप्त हो जाती है। और इसलिए गोरा अंगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझता उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। कितनी मार्मिक संवेदना को उकेरने वाला ये रेखा चित्र महादेव वर्मा का जहाँ पूर्ण होता है। और मैं समझता हूँ ये रेखा चित्र बड़ा नहीं है, आपने पूरा सुना है तो बहुत अच्छा रेखा चित्र है जो हमारे जीवन के घटनाक्रम से जोड़ करके रखा गया है। तो इस तरह से पूरा होता है। आपको एक बार पुनः मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल पर अगर आपने इस टॉपिक को पूरा सुना है तो आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर चलें, ताकि हिंदी से संबंधित या हिंदी विषय इतर कई सारे वीडियो जैसे मोटिवेशनल वीडियो हो या इस प्रकार के कई सारे वीडियो जो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने वाले हम सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, समय समय पर अपलोड किए जाएंगे। और वो वीडियो सब्सक्राइब चैनल कर रखा है तो आप तक भी पहुंचेंगे। देखें, सुनें और साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि इसके अकॉर्डिंग हम अगले जैसे वीडियो आएँ उसमें सुधार कर सकें। एक बार पुनः आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।